हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज करते हैं ग्रेविटेशन लेसन से आगे का पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की, लेकिन टेलीस्कोप बनाने से पहले ऐसा कोई जरिया नहीं था, कोई मशीन नहीं थी जिससे तारों की तरफ, ग्रहों की तरफ देखा जा सके, प्लैनेट्स की तरफ देखा जा सके। इसलिए जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उस समय के, वो सिर्फ आंखों से ही देखते थे, जो इतना इफिशिएंट नहीं था। बाय द 16th century, a lot of data were available about planetary positions and motion. 16th century तक गैलीलियो ने खोज करवा ली थी टेलीस्कोप की, और इससे प्लानिटरी पोजीशंस, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स वगैरह, उनकी इंफॉर्मेशन काफ़ी हमारे पास जमा हो चुकी थी। जोहान्स केपलर स्टडीड दीज डाटा. He noticed that the motion of planets follows certain laws. He stated 3 laws describing planetary motion. उसने planetary motions, planets जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी की, और उसने बोला कि 3 लॉज के तहत, 3 लॉज को फॉलो करते हुए ये प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। These are known as Kepler's laws, which are given below. अभी Kepler's laws पढ़ने से पहले हम ये इलिप्स क्या है वो देखते हैं। एन इलिप्स इज द कर्व ऑब्टेन व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए, जब ये कोन है, ठीक है, एक कोन है, ये कोन को जब एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली हम कट करेंगे तब एक सर्कल मिलता है। ऊपर से देखेंगे आप, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये यहां पर सर्कल मिलेगा एक। लेकिन कोन को जब टेढ़े एंगल से, एक एंगल से कट कर, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं, एग्जैक्ट वर्टिकल भी नहीं, टेढ़े एंगल से अगर कट करते हैं तो एक लंबा सा सर्कल पाया जाएगा, अंडे का आकार का। ठीक है, उसे कहते हैं इलिप्स। देखिए ऐसे शेप का मिलेगा, उसे कहते हैं इलिप्स। तो इट हैज 2 फोकल पॉइंट्स। उसके 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, एक सेंटर पॉइंट होता है और 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं। ये F1 और F2 मतलब फोकल पॉइंट्स है। इन्हें फोकस सिंगुलर और फोसाई प्लूरल, FOCI इज प्लूरल, अनेक वचन जो है वो प्लूरल फोसाई है। तो इट हैज 2 फोकल पॉइंट्स। द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द 2 फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। देखिए, आपको आगे जाकर पता चलेगा। F1 एंड F2 आर द 2 फोकल पॉइंट्स ऑफ इलिप्स शोन इन फिगर 1.3। F1 और F2 2 फोकल पॉइंट्स है, ये सेंटर है। इफ A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। देखिए, कौन से भी पॉइंट ले लो इलिप्स पर, इस इलिप्स पर कौन से भी 3 पॉइंट्स ले लो इमेजिनरी। A नाम दिया इसको, A को, दूसरे को B दिया और तीसरे को C दिया। तो AF1 प्लस AF2 मतलब ये डिस्टेंस, AF1, ये डिस्टेंस AF1 प्लस AF2, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2। इन दोनों की समेशन इज ऑलवेज इक्वल टू इन दोनों की समेशन। मतलब फोकस पॉइंट से, 2 फोकस पॉइंट से कोई भी अगर पॉइंट ले लो इलिप्स का, तो उसके दोनों फोकस पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसका समेशन हमेशा सेम आता है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, उसका इस पॉइंट से फोकस 1 और फोकस 2 से डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। अभी देखिए, CF1 प्लस CF2, इसकी जो समेशन आएगी, इसकी जो टोटल आएगी वो, और AF1 प्लस AF2 ये टोटल, और BF1 प्लस BF2 ये टोटल, तीनों टोटल जो है वो सेम होगी। अब अगर आप यहां पर तीसरा पॉइंट लेते हैं D, अगर ये पॉइंट लेते हैं D और इसे ज्वाइन करते हैं DF1 प्लस DF2, DF1 प्लस DF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2 इज इक्वल टू AF1 प्लस AF2
इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2। ठीक है, समझ में आ गया। AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। देखिए अभी केपलर का फर्स्ट लॉ देखते हैं, क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। फोसाई मतलब फोकस का अनेक वचन। मतलब देखिए किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल होता है, एलिप्स शेप का होता है, और सन की पोजीशन कहां पर होती है उसमें? एक फोकस की तरफ, या तो यहां पर होगा सन या फिर यहां पर होगा। मतलब सन की जगह नहीं बदलती, सन फिक्स रहता है, प्लैनेट बदलते रहता है, प्लैनेट की जगह बदलती रहती है। ठीक है, प्लैनेट की ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल होती है और सन फोकस की जगह पर होता है। ठीक है, मतलब देखिए ये ए प्लैनेट हो सकता है या बी प्लैनेट हो सकता है या सी प्लैनेट हो सकता है। ये प्लैनेट है और ये यहां पर सन है। ठीक है, ये ऐसा। फिगर 1.4 shows elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S. देखिए ये सन है फोकस की जगह पर यहां पर, और ये उसकी ऑर्बिट है। समझ लीजिए ये अर्थ है या मार्स है, कोई भी प्लैनेट है ये, तो ये घूम रहा है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एक बार वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर होता है, दूसरी बार वो सबसे दूर पॉइंट पे होता है, फारदेस्ट पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसा है। क्या है फर्स्ट लॉ केपलर का? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। मतलब किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट जो होता है वो इलिप्स शेप का होता है और उसका सन की पोजीशन फोकस की तरफ होती है। ठीक है, यह है केपलर का फर्स्ट लॉ। अभी देखते हैं केपलर सेकंड लॉ। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए अभी इमेजिन कीजिए ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ को सन के इर्द गिर्द घूमने में, एक चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? 1 साल लगता है, 365 दिन लगते हैं। अर्थ को सन के इर्द गिर्द एक चक्कर काटने में 1 साल लगता है, मतलब 365 दिन लगते हैं। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है केपलर सेकंड लॉ? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, मतलब ये ए प्लैनेट है और एस सन है, तो ये जो लाइन है AS ये मूव हो रही है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन है AS, ये लाइन, ये थोड़ी देर बाद समझ लीजिए ये अर्थ जो है वो 10 दिन बाद बी पोजीशन पर जाती है, 10 दिन बाद एग्जैक्ट। तो 10 दिन ट्रैवल करने के बाद ये बी पोजीशन पर गई है और नया डिस्टेंस मतलब ये है, बी पोजीशन पर जाने के बाद BS है। ठीक है, AS था और ए प्लैनेट अर्थ जो है वो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने दिनों में? 10 दिनों में, और ये बी पोजीशन पर जहां पहुंचा। और तो उस समय ये जो लाइन है, ये लाइन जो एरिया कवर करेगी, ये जो रंग कलर कर रहा हूं मैं एरिया, वो सारा एरिया कवर किया होगा इस लाइन ने। ठीक है, ये सारा एरिया जो है कलर्ड, ये इस लाइन ने कवर किया होगा पूरा। जब वो लाइन ऐसे झाड़ते हुए जाएगी, ठीक है, तो ये एरिया जो है वो कवर किया जाएगा उससे। तो ये जो एरिया है, समझ लीजिए अभी दूसरा पॉइंट है, ये सन है, ये अर्थ इस जगह पर चली गई, सी पोजीशन पर चली गई। तो फिर अगेन हमने ये गिना कि 10 दिनों बाद ये आगे कहां पर बढ़ती है, तो हमने देखा 10 दिनों बाद वो डी पॉइंट की तरफ जाती है। तो CS ये जो लाइन है वो डी पर जाने के बाद 10 दिनों बाद, ये भी 10 दिन है, सेम पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। 10 दिनों में इसने इतना ट्रैवल किया और इतना एरिया कवर किया। यहां से शुरू किया तो 10 दिनों में ये इतना एरिया कवर किया इसने। तो ये जो 2 एरिया होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन
sweeps equal areas in equal intervals of time. The line joining the planet and the sun sweeps equal areas, ये एरिया और ये एरिया sweeps equal areas in equal intervals of time. ये 10 दिनों में किया हुआ सफ़र है, ये भी एरिया इतना ही होगा, फिर ये 10 दिनों का है, ये भी उतना ही होगा, और ये 10 दिनों का है तो ये भी उतना ही होगा। मतलब ASB, ये जो एरिया है ये ASB, ये एरिया इज इक्वल टू CSD, ये एरिया ये ब्लू कलर्ड, और इज इक्वल टू ESF, ये तीनों एरिया। देखिए ये छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत लंबा है, ये मोटा लग रहा है लेकिन ये छोटा है, ठीक है। ये मीडियम है, चौड़ाई भी मीडियम है और लंबाई भी मीडियम है। ये इसकी लंबाई बहुत है लेकिन चौड़ाई बहुत कम है, और इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है लेकिन लंबाई बहुत कम है, तो वो ऐसे बैलेंस करवा लेता है। अगर चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है तो लंबाई कम हो जाती है, अगर लंबाई बहुत बढ़ जाती है तो चौड़ाई कम हो जाती है। इस तरीके से उसका टोटल एरिया जो है, फाइनल एरिया जो है, जो उसने कवर किया है सेम पीरियड ऑफ टाइम में, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अभी देखिए यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, AB and CD are distances covered by the planet in equal time, that is after equal intervals of time. देखिए A से B जाने में 10 दिन लगे हैं अर्थ को, और C से D जाने में भी 10 दिन लगे हैं। मतलब 10 दिनों में A से B तक गया है अर्थ, और C से D भी जाने में 10 दिन लगे हैं, और E से F जाने में भी 10 दिन लगे हैं। तो AB and CD are distances covered by the planet in equal time, that is after equal intervals of time. The positions of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively. A से स्टार्ट करने के बाद 10 दिनों बाद ये B पोजीशन पर गया, C पोजीशन से स्टार्ट करने के बाद 10 दिनों बाद अर्थ जो है वो D पोजीशन पे गई, ठीक है। The straight lines AS and CS sweep equal area in equal interval of time, that is area ASB and CSD are equal. तो ये जो एरिया है ASB और CSD ये सेम एरिया है, ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं K प्लस थर्ड लॉ। The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. मतलब आगे देखते हैं, thus if r is the average distance of the planet from the sun and t is its period of revolution, then t square is directly proportional to r cube, that is t square upon r cube is equal to constant. मतलब देखिए टाइम पीरियड मतलब क्या, एक चक्कर प्लैनेट को सन के इर्द गिर्द एक चक्कर काटने के लिए जितना समय लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 365 डेज, 365 डेज, 1 ईयर इज द अर्थ पीरियड, टाइम पीरियड। तो इसने क्या बोला है थर्ड लॉ में, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब टी से डिनोट किया जाता है टाइम को, टी से। टी मतलब क्या है, अर्थ को सन के इर्द गिर्द एक चक्कर काटने के लिए जितना समय लगता है उसे बोलते हैं टी या टाइम पीरियड। तो उसका जो स्क्वायर है टी का स्क्वायर वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इस प्लैनेट का सन से जो एवरेज डिस्टेंस है, देखिए अभी यहां पर मिनिमम डिस्टेंस है, यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस है, इनका मीन जो आएगा, एवरेज जो आएगा, समझ लो आर आता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये है के प्लस थर्ड लॉ। उसे मतलब सन के इर्द गिर्द अर्थ जो है वो एक चक्कर काटने में जितना समय लेगा उस समय का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
एवरेज डिस्टेंस जो सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसके क्यूब के साथ। ठीक है, अभी देखिए ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर ले लिया हमने, क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। ठीक है, अभी ये आर क्यूब यहां पर गया तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब हमेशा ये याद रखिए टाइम पीरियड का स्क्वायर और एवरेज डिस्टेंस का क्यूब जिनका जो रेशो होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर टू एवरेज डिस्टेंस का क्यूब, इनका जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है के। केपलर ऑब्टेन्ड दीज लॉज सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोजिशंस ऑफ प्लैनेट्स ऑब्टेन्ड बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशंस। He had no explanation as to why planets obey these laws. We will see below how these laws helped Newton in the formulation of his theory of gravitation. अभी ये लॉज तो उसने बना लिए, अभी इन लॉज की मदद से न्यूटन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन रखी। वो उसके लिए क्या मदद हुई केपलर्स लॉज की, उसे वो देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहां पर यूज योर ब्रेन पावर बोला गया है। If the area ESF in figure 1.4 is equal to area ASB, what will you infer about EF? मतलब देखिए यहां पर ASB का एरिया इक्वल है EFS से, मतलब ये 10 दिनों में इतना ट्रैवल किया है और A से B तक ट्रैवल किया है, और यहां पर E से F तक ट्रैवल करने में भी 10 दिन लगे हैं। ये चूंकि सन से बहुत दूर है, सूरज से बहुत दूर है अर्थ यहाँ पर, इसलिए थोड़ा ही डिस्टेंस कवर किया है इसने, और यहाँ पर सन से बहुत पास है इसलिए इसने बहुत डिस्टेंस कवर किया है ये। तो देखिए जब ये सन के पास होगी अर्थ तब मैक्सिमम डिस्टेंस और यहाँ पर स्पीड भी ज्यादा होगी अर्थ की। ठीक है, और यहाँ पर दूर होते समय स्पीड की अर्थ की स्पीड भी कम होगी, और ये डिस्टेंस ट्रैवल जो है, सिंस स्पीड इज कम डिस्टेंस ट्रैवल विल ऑल्सो बी लेस। ठीक है, EF विल बी मिनिमम एंड AB विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो EF विल बी मिनिमम, दैट इज द इन्फरेंस। अभी देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑल द अबव कंसिडरेशंस इंक्लूडिंग केपलर्स लॉज led Newton to formulate his theory of universal gravity. उसने theory of universal gravity रखी केपलर्स लॉज की मदद से। According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. देखिए जैसे कि मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में ही बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में, इस विश्व में, यूनिवर्स में किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करती रहती है एक डेफिनेट फोर्स के साथ। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उसने क्या बोला, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब देखिए उन दोनों के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होगा उसे कहते हैं, समझिए F नाम देते हैं उसे, तो वो जो होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। समझ लीजिए M1 एक ऑब्जेक्ट का मास है और M2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, तो M1 इंटू M2 का जो प्रोडक्ट होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच का फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। मतलब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है 1, ये एक ऑब्जेक्ट है 2, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार एक दूसरे की तरफ एक डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और
उनका जो फोर्स है एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन का, वो फोर्स जो होगा, उनके मास जो होंगे, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो ये इनके मासेस का प्रोडक्ट जो होगा m1 इंटू m2, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स। जैसे जैसे मासेस, इसका मतलब क्या, जैसे जैसे मासेस बढ़ते जाएंगे उनके, वैसे वैसे वो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में अगर r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर, उससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर, इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनके बीच में, वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे उनके मासेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच का बढ़ता जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनके दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अभी देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट जोहान्स केपलर फ्रॉम 1571 to 1630 was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe. Tycho Brahe, साइको नहीं है ये, टाइको है, टाइको ब्राहे in Prague in 1600. After the sudden death of Brahe in 1601, Kepler was appointed as the royal mathematician in his place. देखिए, टाइको ब्राहे जो था वो जर्मनी के राजा के दरबार में राज ज्योतिषी था, ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद केपलर को उस जगह पर रखा गया। Kepler used the observations of planetary positions made by Brahe to discover the laws of planetary motion. He wrote several books. His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation. Kepler, देखिए, ब्राहे के कई सारे ऑब्जर्वेशंस का यूज करके केपलर ने अपने लॉज बनाए। केपलर के लॉज का यूज करके न्यूटन ने अपनी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। अभी देखिए, फिगर 1.5 अभी हमने जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यहां पर दिखाया गया है। फिगर 1.5 शोज टू ऑब्जेक्ट्स विथ मासेस m1 एंड m2। ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ये m1 है इसका मास और इसका मास है m2। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये ब्लू वाले को अपनी तरफ खींच रहा है। ग्रीन वाला ब्लू वाले को अपनी तरफ खींच रहा है और ब्लू वाला ग्रीन वाले को अपनी तरफ खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, उनका मासेस है m1 और m2। अच्छा, उनके बीच का डिस्टेंस है d। देखिए, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। मैथमेटिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज कैन बी रिटन एज, देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, और F इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। G जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमें यहाँ पर कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी मैथमेटिक्स में हुआ होगा, तो उस कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। G उसका नाम है। Here G is the constant of proportionality and is called universal gravitational constant. The above law means that if the mass of one object is doubled, the force between the two objects also doubles. देखिए, किसी एक का मास दुगना कर दिया तो इनके बीच का फोर्स भी दुगना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Also, if the distance is doubled, the force decreases by a factor of 4. अगर डिस्टेंस डबल कर दिया तो उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये 1/4 हो जाएगा। फोर्स उनके बीच का जो है वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इफ द टू बॉडीज आर स्फेरिकल, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज टेकन टू बी d1। देखिए,
दो बॉडीज का डिस्टेंस उनके सेंटर से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। डी, in case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of the force is along the line joining their centers of mass and D is taken to be the distance between the two centers of masses. अगर irregular shape है, spherical shape नहीं है, तो उनके सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा सेंटर, काल्पनिक केंद्र उस बॉडी का जहां पर उस बॉडी का सारा मास केंद्रीभूत होता है, एक केंद्रीय होता है, जहां पर कॉन्सेंट्रेट होता है सारा मास उसका, उस पॉइंट से कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 it can be seen that the value of G is the gravitational force acting between the two unit masses kept at unit distance away from each other. अभी G का कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो उसने क्या किया, F is equal to G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए इसका यूनिट निकालना है हमें, यूनिट क्या होगा इसका, अभी जी का यूनिट निकालना है, तो ये सारे जो है इनको उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये क्या होगा, m1 m2 जो है वो नीचे चला जाएगा, f अपॉन m1 m2 इंटू ये डी स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा, m1 m2 नीचे, डी स्क्वायर ऊपर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। अभी देखिए इसका यूनिट निकालते हैं, एफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डी स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस किस में गिना जाता है, मीटर में, मीटर, स्क्वायर है मतलब स्क्वायर, डिवाइडेड बाय m1 m2 मतलब मास 1 क्या है, केजी में गिना जाता है, और दूसरा मास केजी में, मतलब जी का यूनिट क्या होगा, 1 जी का यूनिट 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी का जो यूनिट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ये समझ में आ गया क्या हमने कैसे यूनिट डिसाइड किया जी का। देखिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, एक आइडिया बताता हूं। अगर किसी नए चीज का यूनिट हमें पता करना हो तो कैसे पता करते हैं, समझ लीजिए हमें वेलोसिटी का यूनिट पता नहीं है, आपको तो पता होगा लेकिन समझ लीजिए हमें नहीं पता, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है मुझे बताइए। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस किस में गिना जाता है, मीटर में, टाइम किस में गिना जाता है, सेकेंड में। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, इन डिस्टेंस का डिवीजन में टाइम है तो मीटर के डिवीजन में सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी का यूनिट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमने ये यूनिट फाइंड आउट किया है जी का। अभी देखिए, यूज योर ब्रेन पावर, शो दैट इन एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट मतलब क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए हैं, तो उसका फ्रेंच भाषा में सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा नाम है, सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म जो है वो ऐसा किया गया है। देखिए कुछ देशों में डिस्टेंस गिनने के लिए मीटर का इस्तेमाल हुआ करता था, कुछ देशों में यार्ड्स में गिना जाता था, कुछ देशों में फीट, 1 फुट 2 फुट इसमें गिना जाता था डिस्टेंस, कुछ जगहों पर
कुछ देशों में माइल्स में गिना जाता था डिस्टेंस, हमारे देश में तो कोस, 1 कोस 2 कोस आपने सुना होगा, उसमें गिना जाता था। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से गिना जाता था। इससे साइंटिस्ट को बहुत परेशानी होती थी कैलकुलेट करने में, इसलिए पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट ने एक जगह में मिलकर मीटिंग करवाई और उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिट्स कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे। उसका नाम रखा सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, उसे कहते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट्स में द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर केजी स्क्वायर जो है वो अपॉन में था, नीचे था, इसीलिए ये ऊपर आ गया तो माइनस रेस टू -2 ऐसा हो गया। द वैल्यू ऑफ जी वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन SI यूनिट्स। इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने पता कर ली और SI यूनिट्स में इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है जी की, कैपिटल जी की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट विच इज at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated। मतलब क्या बोला है इन्होंने, सेंटर ऑफ मास के बारे में बोला है, मैंने जो अभी बताया था। सेंटर ऑफ मास किसे बोलते हैं? द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब समझ लीजिए एक स्फेरिकल बॉडी है, तो उसका सारा मास जो है कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा? यहां पर सेंटर में। ठीक है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। अभी देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसी इरेगुलर शेप की है, ऐसे शेप का एक आयरन का टुकड़ा है ऐसे, तो इसका मास जो है वो यहां पर सेंटर में नहीं होगा। देखिए यहां पर ज्यादा वजन है और यहां पर कम है, इसलिए ये इस तरफ झुका हुआ होगा। आपको लगेगा यहां पर है, तो अगर समझ लीजिए दूसरी ऑब्जेक्ट है, ऐसे शेप की ऑब्जेक्ट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर। अगर कोई रिंग शेप की ऑब्जेक्ट है, जो साइड में तो भरी हुई है लेकिन बीच में जो है यहां पर वो खाली है, फिर भी उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है, वो जो पॉइंट है वो कहीं पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बीच में भी हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है। यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है, यहां पर खाली है, फिर भी ये सेंटर ऑफ मास यहां पर आ रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ रहा है। ठीक है, यहां पर तो बॉडी के बीच में ही आ रहा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड, आइदर इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। स्फेरिकल बॉडी अगर है और उसकी डेंसिटी पूरी इसमें कांस्टेंट है, सेम है डेंसिटी, तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास होता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रॉइड। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में, सेंट्रॉइड में सेंटर ऑफ मास होता है अगर उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो। Why did Newton assume inverse square dependence on distance in his law of gravitation? देखिए अभी हमने देखा उसने क्या बोला था न्यूटन ने, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ देम, m1 इंटू m2। देखिए यहां पर मास का तो
स्क्वायर नहीं लिया, लेकिन डिस्टेंस का जो है स्क्वायर लिया है। तो ऐसा क्यों हो गया? डिस्टेंस का स्क्वायर लेने की जरूरत क्यों पड़ी उसे? ऐसा आपके मन में सवाल आ सकता है। तो इसका रीजन हम आगे जाकर देखते हैं। Why did Newton assume inverse square dependence on distance in his law of gravitation? He was helped by Kepler's third law in this as shown below. उसने Kepler's third law की मदद ली। Kepler's third law एक बार याद कर लेते हैं हम, ठीक है। The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. T square upon r cube is equal to k constant. अभी देखिए, ये प्रूफ देखिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, ये हमने देखा है। कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाना है, तो उसे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने वाला एक फोर्स जरूरी होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज पॉसिबल only when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle. जब किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से घुमाना होता है, तब उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने वाला एक फोर्स होने की जरूरत होती है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ m is the mass of the object, v is the its speed and r is the radius of the circle, then it can be shown that this force is equal to F is equal to mv square upon r. समझ लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है विद कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड से घूम रही है। तो ऐसे घुमाने के लिए ये सेंटर है, उसका सेंटर की तरफ उसे अट्रैक्ट करने वाला एक फोर्स होना चाहिए, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, समझ लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इस सर्कल की रेडियस है r और इसकी स्पीड है v। ठीक है, मास m है, रेडियस r है और स्पीड है v। तो F जो है ये जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो उसे सेंटर की तरफ अटैच रख रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, यहां पर फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। If a planet is revolving around the sun in a circular orbit in a uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F mv square upon r। अभी समझ लीजिए ये सन है सेंटर में और ये एक प्लैनेट है, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है सन के इर्द गिर्द। तो सन किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है इसको, उस प्लैनेट को सन किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या है? R मतलब डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दैट प्लैनेट, एवरेज डिस्टेंस। M इज द मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, और R है डिस्टेंस बिटवीन देम। V है स्पीड ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। If a planet is revolving around the sun in a circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F is equal to mv square upon r। Since देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम होता है, where m is the mass of the planet, v is its speed and r is its distance from the sun. The speed of the planet can be expressed in terms of
द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी एज फॉलोज। देखिए टी मतलब क्या, एक चक्कर काटने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। एक चक्कर काटने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और उसका सिंबल होता है कैपिटल टी। अभी कैपिटल टी के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है यही एक्सप्रेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2πr। देखिए एक चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इस सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा वो होगा। अभी सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा, 2πr। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, मतलब एक चक्कर काटने में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2πr। ठीक है, और r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखिए r इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, r। टाइम टेकन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t, एक चक्कर काटने के लिए गिन रहे हैं हम, तो इसलिए कैपिटल T। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 2πr। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2πr अपॉन एक टाइम पीरियड t इज इक्वल टू वेलोसिटी, v इज इक्वल टू f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। देखिए v इज इक्वल टू क्या फाइंड किया हमने, 2πr अपॉन कैपिटल T। अभी F इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है पहले का सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r स्मॉल r इज इक्वल टू, अभी देखिए ये v की जगह पर हमने जो वैल्यू फाइंड की है ये 2πr अपॉन t ये रखते हैं, m इंटू 2πr अपॉन कैपिटल T होल स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी 2πr का स्क्वायर मतलब 4π स्क्वायर r स्क्वायर, 4π स्क्वायर r स्क्वायर, ये r स्क्वायर ऊपर और ये r नीचे, एक r नीचे है, मतलब ये r स्क्वायर काटने के बाद ऊपर सिर्फ एक ही r रह जाएगा। देखिए एक मिनट के लिए ध्यान दीजिए, m 2πr अपॉन टी होल स्क्वायर अपॉन r। अभी देखिए ये इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर का, ये स्क्वायर सभी चीजों के लिए लागू है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये m को m, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर t स्क्वायर, और ये नीचे r है ये t स्क्वायर के साथ आ गया। अभी देखिए ये r कट गया और यहाँ का एक r कट गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। समझ में आ गया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर वी गेट। अभी देखिए केपलर्स लॉ में ये क्यों करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर ये क्यों करना है। देखिए केपलर्स थर्ड लॉ में क्या बताया था, हम देखते हैं, यहां पर r क्यूब है, ठीक है, नीचे r क्यूब है और ऊपर t स्क्वायर है, तो ऐसा लाने की कोशिश करते हैं हम इस इक्वेशन में। तो देखिए ये r है, इसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर r स्क्वायर। अभी देखिए ये आपके बुक में मिस्टेक है या प्रिंट मिस्टेक है। देखिए f इज यहां पर इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इनटू होना चाहिए, आप ये करेक्शन कर लीजिए। यहां पर मल्टीप्लाइड बाय का सिंबल होना चाहिए, ये प्रिंट मिस्टेक है आपके बुक में, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय का सिंबल होना चाहिए, इनटू। तो ये क्या हुआ, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब, r इंटू आर स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू अपॉन
टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, उसने क्या बोला था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के प्लस कॉन्स्टेंट है के, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो है वो के प्लस कॉन्स्टेंट है, थर्ड लॉ से हमें पता है। तो ये उल्टा है, मतलब ये 1 अपॉन के है, एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के। तो ये के ऊपर कब आता, अगर ये सही होता, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ही होता तो के ऊपर आता, लेकिन ये उल्टा है, आर क्यूब है और नीचे टी स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन के हो गया, 1 अपॉन के मतलब अपॉन के। बट 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखिए ये सारे टर्म्स कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट जो है वो कभी बदलेगा नहीं, जो सन के इर्द गिर्द घूम रहा है प्लैनेट, हमारी अर्थ घूम रही है हजारों सालों से, तो अर्थ का मास तो बदला नहीं है, तो ये मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, के प्लस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो ये सभी एकत्रित करें हम इनका कैलकुलेशन तो इनकी वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी। ये आपने करेक्शन कर दिया तो मैं मिटा देता हूं ये। Thus Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun। तो देखिए F ये तो सब कुछ कांस्टेंट है, F की वैल्यू क्या आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, ये कांस्टेंट 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, ये कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये सब कांस्टेंट हो गया, मतलब F इज इक्वल टू, देखिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ गया, ये सब कांस्टेंट है, तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर ये कांस्टेंट निकाल दे हम तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये कांस्टेंट अगर निकाल दिया हमने तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इससे उसने बोला न्यूटन ने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, ठीक है। Thus Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation। इसने इस तरीके से केपलर्स लॉ की मदद से ये ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, पोस्टुलेटेड मतलब बनाया। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन द अदर फोर्सेस इन नेचर बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स इट्स फ्यूचर। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी फोर्सेस से तो बहुत ही वीक होता है। अभी मैग्नेटिक फोर्स अगर लेंगे तो मैग्नेट दो अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो वो जल्दी चिपक जाएंगे, उतना अट्रैक्शन का फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर लेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल। तो लेकिन ये यूनिवर्सली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बड़े बड़े सोलर सिस्टम्स का फ्यूचर डिसाइड करने में, कौन सा प्लैनेट कब कहाँ पर मूव होगा वगैरह वो डिसाइड करने में, गैलेक्सीज का फ्यूचर डिसाइड करने में ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। This is possible because of the huge masses of planets, stars and other constituents of the universe। देखिए मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है। तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। बहुत ज़्यादा बढ़ना मतलब करोड़ों टन तक जब मास होता है तब थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी यूज योर ब्रेन पावर। Is there a gravitational force between two objects kept on a table or between you and your friend sitting next to you? अभी ये आपको ख्याल करके शायद गुदगुदी होती होगी, लेकिन सोच के देखिए कि
आपके क्लास में आप और आपके फेवरेट क्लासमेट आपका या आपकी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे तो कैसा हो? क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिन्हें मास होता है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्शन पैदा होता ही होता है। तो यहां पर पूछा है अगर वो अट्रैक्शन होता है, अगर आपके दो क्लासमेट्स के बीच में भी अट्रैक्शन है, इफ यस व्हाई डोंट द टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर? तो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आते क्यों नहीं है? मतलब दो लड़का या लड़की एक दूसरे के पास आते क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं आते क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है, करोड़ों अरबों गुना ज्यादा है। तो अर्थ हिलने नहीं देती, हमारी माँ जो है धरती माँ वो हिलने नहीं देती, इससे हमारे बीच में सुरक्षित अंतर रहता है, सेफ डिस्टेंस रहता है। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, यहां पर रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।